Now what we can do, we can bring some extra stuffs over here, और वो होगा taxes. So we will add the tax and then we will subtract the tax. Okay, this tax. Now what is the intuition behind adding and subtracting taxes? मैथमेटिकली समझ में आता है कि सेम नंबर को हम लोग ऐड भी कर रहे हैं माइनस भी कर रहे हैं, तो उससे इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. मैथमेटिकली ये समझ में आता है, बट इकोनॉमिकल इंटरप्रिटेशन क्या इस चीज का कोई बता पाएगा कि व्हाई वी आर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टैक्सेस? कैन एनीवन टेल मी दिस? कोई नहीं बता पाएगा? निखिल ट्राई. वो भैया लास्ट पार्ट थोड़ा लास्ट डे समझ नहीं आया था मेरे को. अच्छा कोई बात नहीं, यही वाला. कोई बात नहीं. तो द लॉजिक बिहाइंड एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टी इज दैट, नाउ टेल मी, प्लस टी मतलब क्या? टैक्स किसी को मिल रहा है, और माइनस टी मतलब क्या? कोई टैक्स दे रहा है. तो टैक्स मिलता किसको है? गवर्नमेंट को. और टैक्स देता कौन है? पब्लिक. अब जितना पब्लिक टैक्स देता है उतना ही टैक्स मिलेगा गवर्नमेंट को, तो दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए. सो नेट टैक्स कितना होगा? जीरो ही होगा, क्योंकि जो पार्टी दे रहा है दूसरा पार्टी उतना ही ले रहा है. सो इसीलिए इसका जो सिग्निफिकेंस है वो जीरो का है. सो प्लस माइनस टी जीरो आना चाहिए. ओके, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने प्लस माइनस टी करके जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इसको लाने का वो कुछ और है. वो ऑब्जेक्टिव क्या है? हम लोग को रिमेम्बर, we want to establish a relation between savings and investment. Now this question comes very often. savings और investment पे क्वेश्चन आता है कई बार, इसको जरा ध्यान से. ओके, तो प्लस माइनस टी किया है क्योंकि हम लोग को सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, एक रिलेशन बनाना है. ऑलराइट, तो क्या रिलेशन बनेगा? अब देखो ध्यान से. मैं क्या करूंगा? y माइनस टी माइनस सी एक साथ लिखूंगा, और फिर प्लस टी माइनस जी एक साथ लिखूंगा. यानी कि ये माइनस टी को मैं यहाँ ले आया और इस प्लस टी को इधर रहने दिया, माइनस जी को इधर ले आया. ओके, सो बेसिकली दिस इज अ arranging of the terms and bringing them into the right position, right? So y minus t minus c plus t minus g is equal to I. This is very simple. इस माइनस टी को मैं इधर ले गया और इस माइनस जी को इधर ले आया, और कुछ नहीं. ओके, अब देखो क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया इस चीज का. तो y minus t minus c. Okay, so y is the income, right? Y is the income of the nation. Now you have to consider everything in broad aspect. पूरे नेशन के बारे में सोचना है तुमको. तो y is the nation's income minus t, यानी कि नेशन ने अपने इनकम से गवर्नमेंट को कुछ टैक्सेस दे दिया, टोटल गवर्नमेंट को जो टैक्स मिला t. ओके, अब जो बचा हुआ पार्ट है टैक्स देने के बाद उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉफिट. नहीं, प्रॉफिट नहीं. हम लोगों का इनकम से अगर हम लोग टैक्स दे दे तो जो बचा रहेगा उसे क्या कहेंगे? सेविंग्स. अरे नहीं यार, सेविंग्स नहीं, मैंने पिछले दिन बताया था. अच्छा अनीशा, तुम मुझे ये बताओ, टैक्स देने के बाद जो पैसा बचता है सब क्या हम लोग सेव कर लेते हैं? उसको सेविंग्स कैसे? नहीं भैया, कंज्यूम करते हैं कुछ. हाँ, तो ये क्या है? सिर्फ टैक्स पे करने के बाद वाले को क्या कहते थे? याद करो थोड़ा, मैं बताऊंगा. इनकम ना, इनकम तो था, इनकम से टैक्स दिए ना. जब तक इनकम नहीं रहेगा टैक्स कैसे देंगे? तो इनकम हाँ, बताए थे, उससे टैक्स दे दिए, तो जो बचा रहा उसे क्या कहेंगे? आयशा, हाँ भैया. बताओ. नहीं पता भैया. क्या तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई कर नहीं रहे हो? लेकिन बिल्कुल भी. विनीत लिखा सब्सिडी. नहीं विनीत यार, सब्सिडी कैसे होगा? सब्सिडी तो वो होता है जो गवर्नमेंट देता है इसको पब्लिक को. नेशनल इनकम. ना, नेशनल इनकम तो ये वाई ही नेशनल इनकम है. दिस वाई इज नेशनल इनकम. नेशनल इनकम से चला गया हमारा टैक्सेस.
अब टैक्सेस जाने के बाद लोगों के पास से जब टैक्सेस चला गया तो जो बचा हुआ पैसा है वो पैसा को क्या कहते भैया हैं? एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, क्या बोल रहे हो निशा? एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। नो नो नो, नॉट एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। भैया वी नीड पर्सनल इनकम। तुम लोग क्या बोल रही हो? पर्सनल इनकम लिखा है। नो, पर्सनल इनकम के बाद एक चीज बताया था मैंने। तुम लोगों ने नोट्स बनाया था पिछला दिन जो मैंने दिया, बोर्ड पे लिखा था, कॉपी में लिखा है तुम लोगों ने? किसी ने भी? हाँ भैया, हाँ भैया। लिखी हो? तो मैंने लिखा बताया था। देखो क्या होता है वो पर्सनल इनकम के बाद वाला जो फॉर्मूला था एक। दिस वाज पर्सनल इनकम और इसके बीच में एक और वर्ड था, नेट। गुरप्रीत तुम्हें याद है? डिस्पोजल। डिस्पोजेबल इनकम, यस, विनीत ने लिखा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पीडीआई। इसे पीडीआई कहते थे। यानी कि टैक्स देने के बाद जो पैसा बचा हुआ है मैं इसी पैसे को स्पेंड कर सकता हूँ। अब टैक्स देने के बाद जो बचा उसको मैं स्पेंड करूँ, पूरा का पूरा सेविंग्स करूँ, पूरा का पूरा उड़ा दूं, जला दूं, फेंक दूं, वो पब्लिक के ऊपर है, राइट? तो y माइनस टी इज द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, अभी देखो इस पूरे मैक्रो एस्पेक्ट को समझने के लिए हम लोग माइक्रो एस्पेक्ट से समझते हैं। ठीक है, ये y माइनस टी माइनस जी सब जो भी है इसको एक इंडिविजुअल के लेवल पे समझे। मान लो मैं हूँ, मेरा इनकम है सपोज 1000 रुपीज। ओके, ये मेरा इनकम है, दैट इज माई y। तो मेरा इनकम है तो गवर्नमेंट बोलेगा अपने इनकम पे टैक्स दो, और गवर्नमेंट का टैक्स है सपोज 100 रुपीज। तो क्या होगा, इससे मैं 100 रुपीज माइनस कर दूंगा। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए मेरा, जैसे ही इनकम आया सरकार को उसका पैसा दे दो। तो अब कितना बचा रहा मेरे पास? 900। तो मैं अपना एक्सपेंडिचर प्लान किस बेसिस पे करूंगा, इस 1000 रुपीज के बेसिस पे या इस 900 के बेसिस पे? 900 के बेसिस पे करूंगा। अच्छा, अभी तो y माइनस टी मतलब हो गया पीडीआई, दिस इज माय 900 रुपीज। अब इसके बाद माइनस कर रहा हूं मैं c इसमें से, तो इसमें से c भी माइनस कर दो। नाउ व्हाट इज c? c इज द कंजम्पशन, पब्लिक ने जो कंज्यूम किया। अब समझो मैंने इसमें से 400 कंज्यूम किए, ठीक है, तो पीडीआई से कंजम्पशन माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? जब तुम्हारे पास पैसा है, तुमने कुछ कंज्यूम किया, तो बाकी पैसा क्या कहलाएगा? तुम्हारा सेविंग्स, राइट? तो दिस इज योर सेविंग्स। सो दिस y minus t minus c is the savings part। अब ये सेविंग कौन कर रहा है? जिसने कंज्यूम किया था, जिसने टैक्स दिया था, वही सेविंग्स कर रहा है। तो ये किसने कंज्यूम किया था, किसने टैक्स दिया था? पब्लिक ने, मैंने, तुमने और हमारे जैसे और भी कई लोगों ने। तो उन सब का सेविंग्स को अगर हम एड अप करेंगे तो पूरा नेशन का सेविंग्स बनेगा, राइट? वो नेशन का सेविंग्स बनेगा, ऑलराइट? तो हो गया एस प्लस। अच्छा आयशा, कुछ क्वेश्चन है तुमको? तुमने हैंड रेस किया है। नहीं भैया, वो हाथ लग गया इस पे। अच्छा कोई बात नहीं। नाउ कमिंग टू t माइनस जी। ओके, तो t क्या है? ये t क्या था बताओ? टैक्स था ना, और ये t माइनस हो रहा था, यानी कि टैक्स कोई दे रहा है। सो दिस इज द गिविंग पार्टी, जैसे कि पब्लिक। अब यहाँ पे t क्या है? प्लस है, यानी कि टैक्स जो ले रहा है। तो कौन ले रहा है टैक्स? गवर्नमेंट। वेरी गुड। अच्छा, तो ये टैक्स हुआ गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट ले रहा है। अच्छा, गवर्नमेंट टैक्स ले रहा है, राइट? सो गवर्नमेंट टैक्स ले रहा है, ओके। तो ये गवर्नमेंट का इनकम हुआ। ये जो टैक्स का पैसा आया है गवर्नमेंट के लिए, तो सोर्स ऑफ इनकम बस उसका ये टैक्स है। तो दिस टैक्स इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर गवर्नमेंट। नाउ यू ऑल एग्री टू दिस, ओके? दिस इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट, दिस टैक्स, ऑलराइट? एंड गवर्नमेंट स्पेंड कहाँ करती है? गवर्नमेंट स्पेंड कहाँ करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे, देन रोड्स पे, रेलवेज पे। इतना जो खर्चा होता है रेलवेज को मेंटेन करने का, ये सारा खर्चा गवर्नमेंट का है। तो वो गवर्नमेंट खर्चा करती कहाँ से? अपने इनकम से, राइट? तो सपोज गवर्नमेंट का इनकम है 10,000 रुपीज,
इसका मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट के पास टैक्स आया है 10,000 रुपीज इन अ फाइनेंशियल ईयर। अब समझो गवर्नमेंट ने इसमें से खर्च किया कितना, मान लो से 8,000 रुपीज, कितना गवर्नमेंट ने स्पेंड किया, किस पे स्पेंड करेगा, सोशल वेलफेयर पे, या फिर हो गया तुम्हारा रेलवेज पे, या सपोज पुलिस हेडक्वार्टर्स पे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पे, इंडियन आर्मी पे, तो अलग अलग जगह स्पेंड करती है गवर्नमेंट। अब समझो 10,000 टैक्स कलेक्ट हुआ और स्पेंड किया 8,000, तो 2,000 बचा रहा ना उसके पास, तो ये 2,000 गवर्नमेंट का सेविंग्स हुआ, जो वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किसी और प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर सकती है, हॉस्पिटल बनाने में, स्कूल बनाने में, या कॉलेजेस बनाने में, यूनिवर्सिटीज बनाने में, ये 2,000 रुपीज स्पेंड हो सकता है। ओके, तो ये भी हो गया सेविंग्स पार्ट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस सेविंग्स एंड दिस सेविंग्स? वो वो पर्सनल पब्लिक कर रहे हैं, सेविंग। वो गवर्नमेंट कर रहे हैं। Yes, so this is private savings, the savings made by the people of the country. So let me write PR over here, private savings, and this savings is public savings. Okay, so PU over here. All right, so we have a private savings and we have a public savings, which is equal to the investment, that is I. All right, which is equal to the investment. Now private saving plus public saving, this entire thing, if we add up, it will be the national saving, the entire savings of nation in a given period of time, which equals to the investment of the nation in the same given period of time. So national savings is equal to investment every time. Every time we have the national savings equal to investment in a closed economy. Okay, and what happens in an open economy, that is not in your syllabus, लेकिन मैं बाद में कभी बाद में सब syllabus complete हो जाएगा और बता दूंगा तुम लोग को. Okay, now this was mathematics. ये mathematically किया हम लोगों ने, थोड़ा बहुत इसमें logic भी लगाया. Now what is the economic interpretation, or we will rather understand this more intuitively, that इसको हम लोग कैसे इसको equilibrium समझेंगे कि national savings is equal to investment. All right, so I will try to present a small model before you. इसको नोट डाउन कर लो, और इसमें से अगर अभी तक कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ लो, उसके बाद I will represent that model. तो पूछो, कुछ पूछना है तो इसमें. No questions? Yes, Vineet, पूछो. कौन सा इकोनॉमी अच्छा है फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेशनल इकोनॉमी? कौन सा इकोनॉमी अच्छा, मतलब क्लोज्ड या ओपन के बारे में पूछ रहे हो तुम? हाँ, ऑफ कोर्स ओपन इकोनॉमी. क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल इज नॉट गुड एक्चुअली, और कोई भी कंट्री क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल फॉलो नहीं करता है. इट इज फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऐड होगा तो ओपन हो जाएगा ना बस. यस, यहाँ पे अगर NX ऐड कर देंगे तो ओपन हो जाएगा, और मोर रियलिस्टिक ओपन इकोनॉमी होता है, क्योंकि इन रियल वर्ल्ड सब लोग ओपन इकोनॉमी फॉलो करते हैं. ऑलराइट, ये जस्ट तुम लोग को एक्सप्लेन करने के लिए है कि इकोनॉमी कैसे काम करता है, ये क्लोज मॉडल से समझाया गया. ओके, नाउ द मॉडल व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट, जिससे ये एक्सप्लेन किया जा सके कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कंट्री में इक्वल होता है. ऑलराइट, नाउ सपोज एक बैंक है. ओके, बैंक 1, इसमें मैंने कुछ पैसा रखा. ओके, इसे मैंने कुछ पैसा रखा, से 10,000 रुपीज. सो ये मेरा सेविंग्स हुआ. ठीक है, मैंने इसमें रख दिया 10 साल के लिए, कि 10 साल के लिए होगा, बाद में जो पैसा बनेगा बैंक में इनको दे दूंगा. दिस इज सेविंग्स. ओके, अभी समझो तुम में से कोई एक जन, सब समझो विनीत. ओके, नाउ विनीत वांट्स टू सेट अप अ फैक्ट्री फॉर द प्रोडक्शन ऑफ से फेस मास्क. तो उसको फैक्ट्री बनाने के लिए पैसा चाहिए, और वो फैक्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहता है. तो वो कहाँ आएगा? वो बैंक के पास आएगा. ओके, अब बैंक के पास आएगा और बैंक को क्या बोलेगा कि मुझे पैसा चाहिए, तो बैंक उसको पैसा ऑफर करेगी. तो समझो इसको मिल गया 5,000 रुपीज. ओके, बैंक की तरफ से.
जिसको उसने फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर दिया, फैक्ट्री में कर दिया इन्वेस्ट। ओके, अभी फैक्ट्री में जितने भी लोग काम करेंगे, ओके, उनका अपना एक इनकम होगा, राइट, और वो इनकम से कुछ पार्ट वापस बैंक में जा सकता है सेविंग्स के लिए, है कि नहीं? जो लोग इनकम करेंगे वो लोग सारा तो खाएंगे नहीं, कुछ इन्वेस्ट भी कुछ सेविंग भी करेंगे, तो बैंक के पास और सेविंग्स होगा, ठीक है, तो इंटू 2 या इंटू 3 और हो सकता है इसमें 10,000 में। अब जब ये होगा तो ये बैंक के पास और भी पैसा है, राइट। अब बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट तैयार करना, राइट। तो प्रॉफिट कैसे तैयार करेगी? इंटरेस्ट लेके, जिसको ये पैसा देगी, वो जो पैसा ले रहा है, विनीत ने पैसा लिया था 5,000 रुपीज, तो विनीत जब इसको वापस पे बैक करेगा तो कुछ इंटरेस्ट भी देगा, तो बैंक का प्रॉफिट होगा इन दैट केस। तो बैंक चाहेगी कि वो और ज्यादा लोन दे ताकि उसका प्रॉफिट फ्यूचर में बढ़ जाए, ठीक है, तो वो और भी लोन देने को राजी हो जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद है, जैसे वी हैव आयशा, वी हैव निखिल, वी हैव हेया, अनीशा, गुरप्रीत, मेनी पीपल, मेनी इन्वेस्टर्स आर हियर, ओके, काफी लोग यहाँ हैं जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं। तो आखिर ये बैंक इन लोगों को कैसे अपने पास अप्रोच करेगी कि आओ भैया मेरे पास से आके लोन ले जाओ और फैक्ट्री बनाओ, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कम करना। यस, वेरी गुड आंसर, इंटरेस्ट रेट को कमा के। सो व्हाट विल द बैंक्स डू? बैंक क्या करेगी? एक ऑफर देगी, एक लालच देगी कि हम लोग कम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे पर आप लोग हमारे पास आओ, ठीक है। अब एक जन और गया इसके पास, उसको फिर पैसा मिल गया, ठीक है, कितना से 5,000 और मिल गया इसको। इस 5,000 में से इसने और इन्वेस्ट कर दिया फैक्ट्री पे, फिर निखिल आया, उसको भी पैसा मिल गया, उसने भी इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से पूरे इकोनॉमी में एक सिस्टम, एक चैनल बनेगा। अब हो सकता है कि इन रियल वर्ल्ड सिर्फ एक बैंक नहीं होता है, बैंक कई सारे होते हैं, तो हो सकता है कि ये अनीशा किसी और बैंक के पास जाए, निखिल किसी और बैंक के पास जाए, बट सभी बैंक हमारे नेशन में ही है। जो भी सेविंग से जो भी इन्वेस्टमेंट निकल रहा है वो हमारे कंट्री का ही है, ओके। तो इस तरह से देखा जाए तो ये बैंक जो है ये धीरे धीरे करके इसमें जितना पैसा आ रहा है, अगर ध्यान से देखो, फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे थे उन लोगों ने सेविंग्स किया, स्टार्ट किसने किया था? स्टार्ट मैंने किया था, मैंने 10,000 रुपए डाले थे, ठीक है। अब उसके बाद फैक्ट्री में जितने लोगों ने काम किया, एम्प्लॉयज हो गए, उन लोगों ने सेविंग्स किया, और जितना भी सेविंग्स किया बैंक क्या कर रहा है? उस पैसे को सर्कुलेट कर रहा है, सबको दे रहा है पैसा, ले जाओ पैसे ले जाओ। लेकिन क्या कभी बैंक अपने फंड से ज्यादा पैसा दे सकता है? ये बताओ मेरे को। समझो बैंक के पास 10,000 है और शुरू में विनीत अगर 50,000 मांगने आता तो क्या बैंक उससे दे सकता था 50,000? नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि है नहीं तो देगा कहाँ से? है नहीं, और अगर दे भी दे, समझो किसी से मांग के दे देता है, तो जो सब सेविंग्स इन्वेस्टमेंट का जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सेविंग्स विल नॉट बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन दैट केस, है ना। इन दैट केस क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगा, सेविंग्स कम हो जाएगा, राइट। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये किसके बेसिस पे चल रहा है? ये चल रहा है कि आपका टोटल इनकम कितना है, y, और दूसरा चीज कि कितना इंटरेस्ट रेट ये बैंक ऑफर कर रहा है, r. At what interest rate this bank is offering loans to the entrepreneurs, okay. तब तो प्राइवेट बैंक में कंपटीशन चलता होगा इस चीज को लेके। यस, ऑफ कोर्स चलता है कि कौन सा बैंक इंटरेस्ट रेट कम दे सकता है, ओके। तुम देखो हर बैंक का अपना एडवर्टाइजमेंट, अपना मार्केटिंग चल रहा है कि वी आर गिविंग लोन्स at only 4%, ऐसा है ना, ऐसा चलता है इन लोगों का, ठीक है। But the main objective behind this model is to establish the relation between savings and investment. तुम अगर ध्यान से इस पे फोकस करो तो ये समझ में आ जाएगा कि कभी भी इन्वेस्टमेंट विल नॉट एक्सीड सेविंग्स, बिकॉज ये जो सेविंग्स हो रहा है वही सेविंग्स को बाईपास कर दिया जा रहा है इन्वेस्टमेंट के तौर पे। सेविंग्स इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट, ओके। नाउ एक और दूसरा मॉडल है जो तुम लोग के आंसर्स को लिखने में काम आएगा, ये तुम लोग के आंसर को लिखने में काम नहीं आएगा, ओके। So let me explain that. अभी बात ये है कि अगर हम लोग को ये पता चलेगा कि इंटरेस्ट रेट इज द की फैक्टर जो टोटल अमाउंट ऑफ लोन्स या टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट कुछ भी कहो उसको डिटरमाइन करता है। बट वो इक्विलिब्रियम पे बैंक पहुंचता कैसे कि वी विल चार्ज दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट,
और वी विल चार्ज दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट, ये सारा चीज ओके। वो पता कैसे चलता है? नाउ वी विल ड्रॉ टू ग्राफ्स। भैया बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है? फिक्स डिपॉजिट से? बैंक के पास जो हम लोग पैसा डालते हैं उससे आता है। अच्छा, नहीं मतलब भैया जैसे तो विनीत कुछ लिखा है वो तो पढ़िए। विनीत, अच्छा दिन विजय माल्या उसने एक बैंक से मांगा था, लेकिन बैंक ने दूसरे बैंक से क्रेडिट पे उसको लोन दिया था। हाँ, क्रेडिट से दिया था उस पे। ना दिस केसेस, द विजय माल्या केस और चोक्सी केस या नीरव मोदी केस, ये जो भी केसेस है, दीज आर सम एक्सेप्शनल केस जिसमें एनपीए तैयार होता है ओके। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बैंक को एक्चुअली बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आपको देखो, ये जितना तुम लोग को आइडियल सिचुएशन लग रहा है बुक में, रियल में इकोनॉमी इतना आइडियल नहीं है ओके। ये फैक्ट है, रियल में इकोनॉमी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इतने सिंपल तरीके से काम नहीं होता इकोनॉमी में। इकोनॉमी में सिर्फ गलत काम होता है। हर मॉडल गलत हो जाता है रियल इकोनॉमी में। उसमें क्या होता है ना कि कभी होता है किसी ने लोन नहीं दिया, कभी होता है कि अब जैसे देखो, बैंक के पास पैसा है, ठीक है, बैंक ने समझो लोन दे दिया किसी दूसरे को। अब जिसका पैसा था वो अगर बैंक के पास पैसा मांगने आएगा तो उसको बैंक पैसा कैसे देगी? बात ये कि अगर उसने लोन पे डाल दिया, बैंक अगर पैसा इन्वेस्ट कर दिया है बैंक ने दूसरे इंसान को, तो बैंक उसका पैसा उसको कैसे लौटाएगी? तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं मार्केट में, ठीक है। ये आइडियल सिचुएशन है जो हम लोग देख रहे हैं कि अगर आइडियली इकोनॉमी चले तो कैसे चलना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, तो मैं जो बता रहा था, अच्छा मुझे अब ये बताओ कि इफ यू आर आस्क्ड टू सेव सम मनी, ठीक है, सेविंग्स का अगर तुमको बोला जाए कि पैसा अपना सेव करो, तुम लोग अगर कुछ इनकम करते हो, ट्यूशन पढ़ाते अगर हो, तो अगर बोला जाए चलो सेव करो पैसा, तो तुम्हारे लिए इंसेंटिव क्या होना चाहिए कि मैं सेव करूंगा या नहीं करूंगा? क्या इंसेंटिव तुम देखोगे? कौन सा ऐसा फायदा देखोगे सेव करने के लिए? ये देखोगे कि वो सेव पे तुमको रिटर्न्स कितना मिल रहा है, राइट? कि अगर मैं बैंक में 100 रुपए डालता हूँ तो 1 साल बाद मुझे कितना रुपया मिलता है, ये तुम देखोगे, राइट? तो समझो तुमने 100 रुपया डाला तो तुमको 1 साल बाद 107 रुपीज मिला, या किसी दूसरे बैंक में तुमको 104 रुपीज मिला। तो ये बैंक 7% रेट दे रहा है, ये बैंक 4% रेट दे रहा है, तो तुम कौन से वाले बैंक में जाओगे ये बताओ? 7% वाले में या 4% वाले में? 7% वाले में। कॉमन सेंस है, ठीक है, 7 में जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा है तो हम लोग ज्यादा सेव करेंगे, राइट? है कि नहीं? राइट। तो सेविंग्स का और इंटरेस्ट रेट का रिलेशन कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो सेविंग्स बढ़ा देंगे। ओके, तो इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए सेविंग्स का? अपवर्ड स्लोपिंग, राइट? इफ यू मेजर y here and if you measure r here, okay, so डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो मेरा सेविंग्स भी बढ़ेगा, ओके। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो सेविंग्स भी बढ़ जाएगा, ऑलराइट। अभी यहाँ देखो इन्वेस्टमेंट का। अब जैसे विनीत आया था इन्वेस्टमेंट करने, फैक्ट्री के लिए पैसा लेने 5,000 रुपया, तो बैंक अगर समझो वहां पे 2 बैंक होता है, बैंक 1 एंड बैंक 2। नो बैंक 1 बोल रहा है कि आप हमसे लोन ले जाओ 5,000 रुपीज और रीपे करने समय सिर्फ 5% से रीपे करना है, और दूसरा बैंक बोल रहा है कि आप हमारे पास से ले जाओ और रीपे करने समय 10% से रीपे करना है। तो विनीत कौन से बैंक के पास जाएगा? 5%। 5% के पास जाएगा। यहाँ उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ रिलेशन कैसा हो गया? इनवर्स रिलेशन हो गया, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट का ग्राफ है वो नीचे की तरफ आएगा, राइट? यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ इन्वेस्टमेंट नीचे की तरफ आएगा। इसका मतलब क्या? जैसे ही इंटरेस्ट रेट अगर हम बढ़ा दें तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जा रहा है? कम जा रहा है, राइट? सो सेविंग्स ग्राफ इज अपवर्ड स्लोपिंग and investment graph is downward sloping, and both are the function of interest rate. दोनों ही interest rate का function है, इसके ब्रैकेट में R, okay? But the tough thing here is to determine that actually कौन सा interest rate stable होगा और कौन सा amount of loan का लेन देन होगा। जैसे हम लोगों ने देखा कि savings equal to investment,
लेकिन वो अमाउंट कितना होना चाहिए, वो 500 होना चाहिए या 1000 होना चाहिए या 1500 होना चाहिए, ये अमाउंट भी डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आखिर कितना पैसा इन्वेस्ट होगा और कितना पैसा इक्वली सेव होगा। ओके, तो एक कॉन्सेप्ट इसका हमें समझ में आ गया कि ये एस लिखो यहाँ पे चाहे आई लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों फिगर को मर्ज कर देंगे। तो दोनों फिगर को जब मर्ज कर देंगे तो तीसरा फिगर कुछ ऐसा नजर आएगा, राइट? Here R and here we will write Y. Okay, that is loanable funds. तो ये इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ आउटपुट हो जाएगा और ये इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। यानी कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है वही इंटरेस्ट रेट will be the rational interest rate, or rather we will say the equilibrium interest rate, and that corresponding amount of Y will be our equilibrium loanable funds. जिसे हम लोग कहते हैं loanable funds. Okay. Anisha, you were asking about the chapter. This chapter comes under national income model. जो पहला चैप्टर है उसी में सब कुछ आ रहा है. Is it clear to everyone this model? Saving investment equilibrium. और भैया सीबीएसई का ये वाला? हाँ, फर्स्ट चैप्टर में ही सबका आता है, मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल, नेशनल इनकम, अलग अलग नाम है चैप्टर का सब में, बट सब फर्स्ट चैप्टर में आ रहा है। सेकंड चैप्टर स्टार्ट होते ही मैं बोल दूंगा कि सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया, मनी एंड बैंकिंग। नाउ इज दिस थिंग क्लियर टू यू ऑल? बताओ मेरे को। भैया लास्ट वाला ग्राफ फिर से बोल दीजिए तो। ये वाला, ये देखो क्या हुआ, अगर तुम इन दोनों फिगर को ऐसे क्लोज ले आओ ना तो क्या होगा, ये दोनों ग्राफ्स आपस में इंटरसेक्ट कर जाएगा एक पॉइंट पे। ट्राई इमेजिनिंग ये दोनों पास आ रहा है, ग्राफ दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएगा, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा दैट विल बी माय इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट, और जिस पॉइंट पे नीचे आएगा दैट विल बी माय टोटल अमाउंट ऑफ लोन्स गिवन एंड टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग्स मेड। ओके, जैसे हम लोग सप्लाई डिमांड में करते थे प्राइस और क्वांटिटी निकालने के लिए, ये डिमांड कर्व था, ये सप्लाई कर्व था, जहां मिलता था वो प्राइस और नीचे वाला क्वांटिटी। ओके, Vineet, Gurpreet, Thea, is it clear? Okay. Now, नया लिंक भेज रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है? उसी में नया चीज बताऊंगा।